अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। आपकी अदालत के इस नए मुकदमे में आज हम पेश करेंगे हिंदुस्तान की सियासत की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी को। एक ऐसा शख्स जिसे आप चलता फिरता पावर हाउस कह सकते हैं। वो इंसान जो सब पर इल्जाम लगाता है, आज हम उस पर इल्जाम लगाएंगे। वो इंसान जो सबसे सवाल पूछता है, उससे जनता की तरफ से सवाल पूछेंगे। हम आपको मिलवा रहे हैं अमिताभ बच्चन के भाई, अनिल अंबानी के दोस्त और मुलायम सिंह यादव के दाएं हाथ, समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह से। अमर सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपको चोट लगी है, उसके बाद भी आप आए, अपने कष्ट किया। लोकशाही पर बराबर चोट लगती है, मेरे तो शरीर पर छोटी मोटी चोट है। आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले परमिशन चाहेंगे आज के जज ओम थानवी की। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आपकी अदालत की परंपरा के मुताबिक हम एक नजर डालेंगे उन कंट्रोवर्सीज पर जिन्हें अमर सिंह जी ने घेरा हुआ है, या ऐसे कंट्रोवर्सीज जो अमर सिंह जी को घेरे हुई हैं। आपकी अदालत में अमर सिंह। समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह का नाम सुनते ही लोग पूछते हैं कि कोलकाता के एक साधारण परिवार में पैदा हुआ ये शख्स सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के परिवार का मेंबर कैसे बन गया। अमर सिंह में ऐसा क्या है कि इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी उनके बेस्ट फ्रेंड हो गए। अमर सिंह में क्या जादू है कि मुलायम सिंह जैसा जमीन से जुड़ा नेता उनका कायल हो गया। 4 साल तक सोनिया गांधी पर तीर चलाने वाले अमर सिंह यूपीए सरकार के संकट मोचक कैसे बन गए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विश्वास पात्र बन गए। क्या राज है कि अमर सिंह कभी बिल क्लिंटन के साथ खड़े नजर आते हैं तो कभी सऊदी अरब के शेख की दावत में इनवाइट किए जाते हैं। अमर सिंह जितनी सहजता से राजनीति की बिसात पर मोहरे बिछाते हैं, उतने ही स्टाइल से ऐश्वर्या राय और संजय दत्त के साथ फिल्मी पार्टियों में नजर आते हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार से दिल्ली के पावर हाउस तक अमर सिंह का सफर किसी फिल्म के स्क्रीन प्ले से कम नहीं है। आपकी अदालत में आज हम राजनीति की दुनिया के इस अदाकार पर मुकदमा चलाएंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अमर सिंह पर इल्जाम है कि ये बार बार रंग बदलते हैं। अमर सिंह जी, पिछली बार जब आपकी अदालत में आप आए थे तो आप पर इल्जाम मैंने ये लगाया था कि सोनिया गांधी के लिए आपने बहुत कड़वी शब्दों का इस्तेमाल किया, और आज इल्जाम ये है कि उन्हीं सोनिया गांधी के लिए आप जरूरत से ज्यादा मीठे हो गए हैं। कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का अब साथ है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। या फिर ये कहें कि तेरे महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। हम घड़ी भर नजदीक जाकर के क्यों देखें, लंबी अवधि तक नजदीक रह करके क्यों ना झेलें एक दूसरे को। क्योंकि पिछली बार के जो सेंटेंसेस हैं, 10 जनवरी 2006 को आपने कहा कि मुझे सोनिया मरवा देगी, या तो सोनिया के बंधुआ मजदूर बनकर रहो या कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जियो। 3 मार्च 2006 का बयान मेरे पास में, जिसने आपने कहा था कि कांग्रेस ने मुझे भिखारी और कुत्ता कहकर घर से निकाल दिया था। मैंने ये कहा, इस तथ्य से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जिस समय मेरा ये आकलन था सोनिया जी के प्रति, उस समय तक मैं औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से सोनिया जी को जानता ही नहीं था, और सोनिया जी के प्रति जो मेरे भाव थे वह उनके आसपास के चाटुकार और सलाहकारों के बर्ताव के ऊपर आधारित थे। सोनिया जी से मिलने के बाद, उन्हें नज़दीक से जानने के बाद, उनके चाटुकार और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के बारे में मेरी धारणा कोई विशेष नहीं बदली है।
लेकिन ये कैसे माने कि आप जिसको बड़ा इशू बनाए होते थे सोनिया गांधी के विदेशी महिला होने का, वो तो नहीं बदला? सबसे अधिक उनका कटु विरोध करने वाले प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूजनीय लाल कृष्ण आडवाणी जी अपनी आत्मकथा लेकर सोनिया जी के घर एक दिन पहुंच गए। जब उनकी दल की सुषमा स्वराज, जो अपना बाल मुड़वा करके ज़मीन पर सोने की बात करती थी, जब उनके नेता सोनिया गांधी जी के दरबार में अपनी पुस्तक लेकर के घुटना टेक दिए, तो फिर आप मेरी बात क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी पसंद आई आपको सोनिया गांधी, उनकी नीतियां, उनका सार्वजनिक जीवन, तो उनकी पार्टी की सरकार में शामिल क्यों नहीं हुए? अगर हम इस सरकार के समर्थन के बदले मंत्री बन जाते तो आपकी अदालत में पहला प्रश्न होता कि मैं सौदेबाज हूँ, और मंत्री नहीं बना तो ये प्रश्न हो रहा है कि मैं मंत्री क्यों नहीं बना। तो क्या देंगे मदद हमको साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरियाओं की गहराई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता इसलिए हुआ कि समाजवादी पार्टी मजबूर थी, अमर सिंह मजबूर थे, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सीबीआई की जो केसेस हैं उनसे बचने का ये एक रास्ता था। न तो मुलायम सिंह के ऊपर चारा घोटाला है, न तो मुलायम सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला अभी तक दर्ज हुआ है। सीबीआई के दस्तावेज में लिख दिया है कि इटावा का दीप सिनेमा और फत्तूराम की सारी कंपनी वो मुलायम सिंह की है। फत्तूराम कहते हैं कि मुलायम सिंह से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम आज आपके माध्यम से, आपकी अदालत के माध्यम से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की अदालत को ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज मुलायम सिंह और उनके परिवार का इनकम टैक्स का असेसमेंट और सीबीआई के स्टेटस पेपर में उल्लेखित तथ्यों का किसी निष्पक्ष जज से सिर्फ एक विवरण ले लें, और अगर मुलायम सिंह अगर दोषी साबित होंगे तो मैं कम से कम राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए जिस केस में दम ही नहीं है, जो केस राजनीति से प्रेरित है, लक्ष्मणन नाम का जज जो अदालत में रोते हुए जजमेंट देता है, और आप ही के प्रसिद्ध चैनल ने याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी का टेप चलाते हुए कहा कि लक्ष्मणन रिटायर होगा और रिटायर होने के बाद इसे छत दी जाएगी, और आप उसको दिखा देते हैं, लक्ष्मणन रोते हैं और 15 दिन बाद वह लॉ कमीशन के चेयरमैन बना दिए जाते हैं। और उनके लोग कहते हैं कि ये तो लॉ कमीशन की चेयरमैन ही छोटी है, हमें तो राज्यपाल पद का लालच दिया गया था। अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि जब बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी और लोग हर बात का फिर मतलब पूछेंगे। आपके बारे में भी ये छपा कि आपने बिल क्लिंटन की फाउंडेशन को $50 लाख दिए। हिलेरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन से भारत सरकार और चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह उस अकाउंट का विवरण लें, और उस अकाउंट में कहीं भी अमर सिंह का नाम हो, उस अकाउंट में कहीं ये प्रूफ हो कि वो गलत पैसा इल गॉटन वेल्थ है या किसी भारत सरकार के नियम का उल्लंघन हुआ है, तो मैं जेल जा करके सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। अन्यथा बिना किसी सबूत के आप कसब पाकिस्तान का नागरिक है, यह तो आप जरदारी से बनवा नहीं पा रहे हैं, तो आप बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन से पहले अकाउंट लेकर के आइए, उस अकाउंट को अमर सिंह के सामने आरोप पत्र के साथ पेश करिए, और उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अखबार में छपी खबरों के आधार पर मैं कोई उत्तर देने के लिए किसी अदालत को बाध्य नहीं हूँ, चाहे रजत जी आपकी अदालत हो या हाई कोर्ट की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट की अदालत हो। इसमें तो कोई शक नहीं कि आप बिल क्लिंटन को भी जानते हैं और हिलेरी क्लिंटन से भी आपके रिश्ते हैं। बिल क्लिंटन हमारे दोस्त हैं, हिलेरी क्लिंटन भी मेरी दोस्त हैं। जलने वाला जला करें, किस्मत हमारे साथ है। लेकिन अमर सिंह जी, इस बात का संतोष जरूर होगा कि बड़ा बाजार का रहने वाला एक लड़का, उसके नाम की गूंज 10 जनपद में भी होती है और उसके नाम की गूंज अमेरिका के सेनेट में भी होती है। देखिए, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। अगर लिखा हुआ है, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, जो प्रारब्ध में भगवान ने लिख दिया वो होगा। मैं तो ईश्वर में और ईश्वर के बाद प्रारब्ध और कर्म में विश्वास करता हूँ। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान।
आपकी अदालत में अगला इल्जाम अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि ये लोगों को आपस में लड़वाते हैं। अमर सिंह जी, बड़े बड़े खानदान हैं इस देश के। जब अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन की लड़ाई हुई तो आपका नाम आया, राहुल बजाज और कुशाग्र बजाज की लड़ाई हुई तो आपका नाम आया, फिर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी की लड़ाई हुई तो अमर सिंह उसमें नजर आए, और अब संजय दत्त और प्रिया दत्त का झगड़ा हुआ उसमें भी अमर सिंह का हाथ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने मेरी तुलना तो श्री कृष्ण से कर दी। जब कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई तो श्री कृष्ण नजर आए। जब दुशासन ने द्रौपदी का केस खींचा तो श्री कृष्ण नजर आए। जब दुर्योधन ने अपनी भावज की का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण नजर आए। मैं कृष्ण का उपासक, समर्थक और गीता का विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं उन्हें पसंद नहीं करता। कितनों की हिम्मत है जो मुकेश अंबानी ऐसे बड़े धनाढ्य धनपति के लिए ऐसा कहते। मैं कह रहा हूँ खुलेआम, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे अनिल अंबानी भाई की तरह पसंद है। और जब दोनों में झगड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के मुकाबले नकली अंबानी है। तो हमने कहा कि दिल लगा गधी से परी क्या चीज़ है। और दूसरी बात, कुशाग्र बजाज और राहुल बजाज में लोगों ने कहा राहुल बजाज बड़ा है, कुशाग्र बजाज छोटा और खोटा है। तो मैंने कहा कि सिक्का चाहे छोटा और खोटा हो, जो अपना है वही काम आता है। तो मैं किसी बलवान के साथ कभी नहीं रहा। और जहाँ तक श्री अमिताभ बच्चन का सवाल है, अमिताभ बच्चन मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई हैं। और हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। मेरे अपने सगे भाई से मेरे संबंध नहीं है जितने मेरे उनसे संबंध हैं। लेकिन एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगी, बच्चन परिवार, अंबानी परिवार, बजाज परिवार, अगर हर परिवार में एक धुरी की तरह मेरी वजह से सत्ता और शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो इसका मतलब मुझ में कुछ बात है जो औरों में नहीं। लेकिन अब आप दत्त परिवार का झगड़ा सड़क पर ले आए। संजय दत्त और प्रिया दत्त जो आपस में भाई बहन के करीबी रिश्ते थे, वो एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह की बातें कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये तो संजय दत्त हैं, उनका मैं भी प्रिया के विरुद्ध, क्योंकि वो सुनील दत्त की बेटी है, क्योंकि संजय दत्त की वो बहन है, मैं भी प्रिया के विरुद्ध ना कभी बोलता हूँ ना कभी बोलूँगा। कभी बोलते नहीं, लेकिन उनके भाई को कांग्रेस से निकाल के समाजवादी पार्टी में ले आए, ये कम है? अद्भुत बात है। भाई बहन का प्यार का तंतु क्या इतना कमजोर है कि अलग अलग पार्टियों में जाने से, बल्कि आपको तो ये भाई की सदाशयता माननी चाहिए कि वो बहन की जगह नहीं ले रहा है और बहन का प्रतिद्वंदी नहीं बनना चाहता। लेकिन बहन ने कहा कि अगर सुनील दत्त जिंदा होते तो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि संजय दत्त कांग्रेस के बजाय किसी और राजनीतिक दल में जाए, समाजवादी पार्टी में जाए। सुनील दत्त जी की जानकारी में, सुनील दत्त जी के जीवन काल में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी, रामपुर की प्रत्याशी जयप्रदा, जो संजय दत्त की कई फिल्मों की नायिका भी रही हैं, उनके धुरंधर प्रचार में संजय दत्त जा चुके हैं और स्वर्गीय सुनील दत्त के जीवन काल में। तो ये तो ऐतिहासिक सत्य है। इस ऐतिहासिक सत्य से हमारी बहन, छोटी बहन प्रिया संभवतः नावाकिफ होगी या उसने जानबूझ करके इसको नजरअंदाज किया होगा। प्रिया की नाराजगी अमर सिंह जी ज्यादा इस बात से हुई जब आपने ये कहा कि अगर संजय दत्त को अदालत से परमिशन नहीं मिली तो आप मान्यता दत्त को कैंडिडेट बना देंगे। आप जानते हैं कि मान्यता को तो उनके परिवार में मान्यता नहीं है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मान्यता प्रिया की और नम्रता की नहीं, मान्यता अपने पति की चाहिए। जब तक मान्यता की मांग में संजय का सिंदूर है तब तक कोई माने या ना माने, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। और हमारा पहला उम्मीदवार और हमारा आखिरी उम्मीदवार संजय दत्त ही है। शरद यादव ने कहा कि अमर सिंह राजनीति में नाचने गाने वालों को लेकर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अमर सिंह ने राजनीति को फ्रिवलस बना दिया है। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते।
रावण की भूमिका करने वाले अरविंद त्रिवेदी, सीता बनी दीपिका चालिहा, कृष्ण बने नितिन भारद्वाज, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना, लंबी कतार है और ये सब एनडीए में हैं जिसकी जमात वो हैं। तो अगर नाचने गाने वाले लोग शरद यादव की नौटंकी करें तो बहुत अच्छा है। अगर अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, राजेश खन्ना, यह सब लोग कांग्रेस के साथ रहें, यहाँ तक कि नगमा और शक्ति कपूर भी चलेंगे और असरानी और पेंटल भी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में संजय दत्त, जयाप्रदा और मनोज तिवारी आ जाएंगे तो बड़ी समस्या है, क्योंकि इटावा और सैफई के गांव में भैंस की पीठ पर बैठने वाला मुलायम सिंह अब जाति वर्ग के साथ नहीं दिखना चाहिए। क्लिंटन के साथ दिखने का अधिकार सिर्फ चिकने चुपड़े लोगों को है। एक गरीब घर का लड़का बिल क्लिंटन के साथ खाना क्यों खाए? एक गरीब घर का लड़का अमिताभ बच्चन के साथ क्यों घूमे? एक गरीब घर का लड़का ऐश्वर्या राय के साथ क्यों दिखे? शरद यादव की तकलीफ संजय दत्त, मनोज तिवारी को लेकर नहीं है। उन्होंने तो अखबारों में यह पढ़ा है कि मधेपुरा से आप ऐश्वर्या राय को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। वो हमारे परिवार की कुलवधू है और अभी हमारी नई बहू है। मेरे समझ से परिवार के 2 लोग काफ़ी हैं, अमर सिंह और जया बच्चन, और किसी सदस्य के आने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे हमारे दल के लोग तो चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन भी आ जाएं, ऐश्वर्या भी आ जाएं, अभिषेक भी आ जाएं। तो अब किसी की चाहत को तो मैं नहीं रोक सकता। अगर शरद यादव को खुजली हो रही है या उनके चेले केसी त्यागे को बुलबुले फूट रहे हैं तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी अदालत में अमर सिंह पर इल्जाम है कि ये राजनीति की दुनिया के स्टंटमैन हैं। अमर सिंह जी, इसलिए कि आपकी पार्टी के पास इतने सितारे हैं, अगर लिस्ट बनाएं, जयाप्रदा, जया बच्चन, संजय दत्त, मनोज तिवारी, डिम्पल कपाड़िया आपकी दोस्त हैं, अक्षय कुमार को आप किसी इलेक्शन लड़ा सकते हैं, सोनू निगम को आप इलेक्शन लड़ा सकते हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो कभी कभी ये लगता है कि अगर आपकी पार्टी चाहे तो यशराज फिल्म्स को चुनौती दे सकती है, उससे बड़ी एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में आप बना सकते हैं। देखिए, राजनीति का ये दोहरा दोगलापन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के पास भी फेरिस्त लंबी है, नगमा, गुफी पेंटल, जीना तमान, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। अरुण जेटली जो रेफरेंस दिया था, उन्होंने कहा था कि संजय दत्त के खिलाफ क्रिमिनल केस है, संजय दत्त को सजा हो चुकी है आर्म्स एक्ट में। ऐसे आदमी को राजनीति में लाना, लोकसभा का चुनाव लड़वाना। रमाकांत यादव को, जिसने आजमगढ़ में 25 लोगों को मार करके, खड्डा खुदवा करके जला दिया था, और पूरी भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मुलायम सिंह के, अमर सिंह के विरुद्ध रमाकांत यादव, अफजाल और मुख्तार के नाम पर हुआ कि गुंडों को हमने पाला है। अफजाल को गाजीपुर से, मुख्तार को बनारस से बहुजन समाज पार्टी ने, और स्वनाम धन्य अरुण जेटली और उनके बड़े ईमानदार नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने, जो पैदा हुए पाकिस्तान में, लड़ाने आ गए हिंदुस्तान में, हिंदू को लड़ा के भेजा शमशान में, मुसलमान को कब्रिस्तान में, और अब की बार जाएंगे सियासत के नामदान में, और खुद आके बैठ गए पार्लियामेंट के आह्वान में। उन्होंने रमाकांत यादव को, जिसके लेकर हमें गुंडा शिरोमणि कहा था, वो रमाकांत यादव उनकी सूची का व्यक्ति है। या तो पहले झूठ बोल रहे थे, पहले वो सत्यवादी था, वो हत्यारा आ गया इनके दल की सूची में। किस मुंह से ये संजय दत्त को क्रिमिनल कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन उनकी बात छोड़ दीजिए, ये तो और सच दूसरी है बात ना? ये है जी, आतंकवाद के आरोप से संजय दत्त बरी हो चुके हैं, आतंकवाद के। लेकिन राम जेठमलानी, जिन्होंने संजय दत्त का केस लड़ा था, देश के बहुत मुदन्न और सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा कि संजय दत्त को राजनीति में नहीं आना चाहिए, वो राजनीति में आएगा, मैं विरोध करूंगा। मैं राम जेठमलानी जी हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। लेकिन राम जेठमलानी जी से मैं इतना ही पूछना चाहूँगा, इंदिरा गांधी के हत्यारों को बचाने के लिए अदालत में गए थे, क्या संजय दत्त इंदिरा गांधी के हत्यारों से भी बुरा व्यक्ति है? जिस लड़के ने पिछले 15-20 साल से कोई अपराध नहीं किया, शिवसेना के आरएसएस के गुंडों ने जिसके माँ और बहन के बलात्कार के आरोप लगाए, उसने एक नादानी की, अपने आत्मरक्षार्थ उसने कोई हथियार लिया और वो गलत कृत्य किया। उसके लिए वो काफ़ी लंबी अवधि तक जेल में जा चुका है।
पिछले 15 साल से उसका आपराधिक रिकॉर्ड कोई नहीं है। और सब जाने दीजिए, आज की वर्तमान पीढ़ी गांधी और गांधीगिरी को भूल चुकी थी। गांधी के दर्शन को वर्तमान नौजवान पीढ़ी तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम संजय दत्त है। उसकी इसी सेवा के लिए उसे क्षमा कर देना चाहिए। 2 अक्टूबर के दिन मैं तो चाहता था कि देश की सरकार और राष्ट्रपति उसे क्षमादान दें। जो सुनील दत्त और नरगिस की गंगा जमुनी सभ्यता का प्रतीक है, जो शाहिर लुधियानवी की गजल है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, आप उसको शैतान बनाए रखना चाहते लेकिन हैं। हो सकता है अमर सिंह जी वो लोग उसको शैतान बनाए रखना चाहते हो, लेकिन आप उसको मुसलमान बनाए रखना चाहते हैं। आपको लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में संजय दत्त का फायदा होगा क्योंकि मुसलमानों में उसकी एक इमेज है। देखिए, ये आपका आरोप है, लेकिन ये संजय दत्त के किरदार का सच है। और सच ये है कि पाकिस्तान से भारत में रिफ्यूजी के रूप में आए हुए सुनील दत्त, जब हिंदू और मुसलमान भाइयों में दंगा का वातावरण था, तो हिंदुस्तान में पहली ज़मीन और पहली जगह, पहला आशियाना उनका लखनऊ का अमीनाबाद था। और लखनऊ के अमीनाबाद में हिंदू बलराज, उनका नाम सुनील दत्त नहीं था, हिंदू बलराज दत्त, एक मुसलमान ने उनको अपने घर में अख्तर बना करके रखा। और घर के बच्चे भी उन्हें अख्तर मामू कहते थे, ताकि किसी को यह नहीं पता चले हिंदू हैं और इनके ऊपर कोई खतरा ना हो। और वक्त फिल्म के हिट होने के बाद वह उसी पोशाक में, वक्त की पोशाक में अख्तर मामू बन करके उन लोगों से मिलने अमीनाबाद गए। और वही एक धर्मनिरपेक्ष इंसान थे। उन्होंने इस मर्म को समझा कि एक हिंदू को मुसलमान बना करके पनाह देने वाली ज़मीन का नाम लखनऊ है। यही वो लखनऊ है जिसने संजय दत्त के वालिद को अमीनाबाद में पनाह दी, अख्तर बना करके पहली रोटी दी, पहला आशियाना दिया। इसलिए संजय दत्त कह रहा है, ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को डुबो दिया। अमर सिंह जी, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों की पार्टी माना जाता था। लोग कहते थे मौलाना मुलायम, आजकल कहते हैं मौलाना अमर सिंह। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जिसे अल्पसंख्यकों की हितैषी माना जाता था, उन कल्याण सिंह के साथ खड़ी हो गई जिन पर बाबरी मस्जिद को ढाने का इल्जाम है। नरेंद्र मोदी के साथ संघ में काम करने वाले और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण करने वाले शंकर सिंह बघेला, वो कैबिनेट मंत्री हैं। अयोध्या की मस्जिद को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आगे शिवसेना के लोग रहे। तो छगन भुजबल, संजय निरुपम और नारायण राणे, ये सब लोग कांग्रेस और एनसीपी में। ये अद्भुत बात है, ये दोहरा दोगला मापदंड ठीक नहीं। और दूसरी बात, कल्याण सिंह ने खुलेआम कहा, रजत जी वकील साहब, मैं आपसे एक दूसरी बात, उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों का और हमारा जिहाद एक है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना। अगर भारतीय जनता पार्टी को और उसकी विचारधारा को खत्म करने के लिए आदरणीय अडवाणी जी भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। लेकिन अमर सिंह जी, तो ऐसी बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कल्याण सिंह जी आज कह दें कि मैंने ये पाप नहीं किए और जिहाद का साथ दे दे, तो उनके पाप धुल गए। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, मस्जिद किस दिन शहीद हुई थी? 6 दिसंबर 1992 को। 5 दिसंबर 1992 को कांग्रेस के एक बड़े मंत्री अर्जुन सिंह जी अयोध्या प्रदर्शन करने गए, लेकिन अयोध्या न जाकर के उन्होंने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के साथ बैठ के चाय पी। मैं तो इतना ही कहूँगा, पुराने जख्मों को मत कूरे दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मैं आपको बयान बता रहा हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट मौलाना राबे हसन नदवी का, बहुत रेस्पेक्टेड है मुस्लिम संप्रदाय में, जिनका बहुत आदर है। देवबंद के मौलाना मदनी, इन दोनों ने ये कहा कि ये काम समाजवादी पार्टी ने ठीक नहीं किया। तमाम बड़े बड़े उलमाओं से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि बटाला हाउस के बाद जब इनकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं था तो हम ही थे। जब कांग्रेस के निज़ाम में बाबरी मस्जिद की शहादत हो रही थी तो इल्ज़ाम लेकर के हम ही ने कहा कि या अल्लाह जिसने तेरा घर तोड़ा उसका गरूर तोड़ दे, या अल्लाह जिसने तेरा घर बचाया उसकी आबरू बचा दे। अगर इतनी कुर्बानी के बाद हमारी नीयत के बारे में
सवाल किया जाए तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। हनुमान ने अपना हृदय चीर के दिखा दिया था कि उनके दिल में राम है। हम भी अपनी छाती चीर के दिखा सकते हैं राबे मियाँ को और तमाम उलमाओं को कि हमारे दिल में हम है, हिंदुस्तान का हम, ह से हिंदू और म से मुसलमान। समाजवादी पार्टी न्यूक्लियर डील बचाने के लिए जॉर्ज बुश के साथ खड़ी हुई नजर आई। वो जॉर्ज बुश जिसे हिंदुस्तान के क्या दुनिया भर के मुसलमान अपना नहीं मानते, नाराज हैं उनसे। हमने ये कहा था कि आडवाणी बुश से ज़्यादा खतरनाक है। बुश जा रहे हैं, आडवाणी आ रहे हैं। बुश की रवानगी है, आडवाणी की आमद है। बुश 2 महीने बाद चले जाएंगे, बाय बाय टाटा सायोनारा हो जाएगा और आडवाणी सर पर नृत्य करेंगे नरेंद्र मोदी की तरह। उपद्रव होगा, तेरी दौरे रहबरी में यही सुबह शाम होगा, कहीं अस्मतें लुटेंगी, कहीं बस्तियां जलेंगी। जब ये बयान जब हमारा आया, जब ये दृष्टांत आया, तो मुसलमान भाइयों ने कहा ठीक कह रहे हैं, बुश तो जा रहा है, बैरक हुसैन ओबामा आ रहा है। आ गया, बैरक हुसैन ओबामा आ गया। इसीलिए हम झुके हैं। झुक के सिर झुका के मिलने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इतना न सिर झुकाइए कि पगड़ी गिर पड़े। माननीय अमर सिंह जी, हमने बार बार ये देखा टीवी में या सुना कि आपके बड़े लोग ही आपके मित्र हैं। क्या कोई गरीब भी आपका मित्र है? कलकत्ते के बड़े बाजार में जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ से तमाम मित्र हैं, सैकड़ों मित्र हैं। अब भी उनके यहाँ विवाह होता है, समारोह होता है, मैं जाता हूँ। लेकिन वो इतने साधारण लोग हैं, इतने पीछे रुक गए लोग हैं कि उनके बारे में अगर वो हमारे साथ रहते भी हैं तो कोई खबर नहीं बनती। लेकिन जो हमारे बहुत नज़दीक के मित्र हैं, वो सब हरदम बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं है। श्री अमिताभ बच्चन हमारे मित्र हर मौसम में रहे। बीच में जब उनके इतने अच्छे दिन नहीं थे, जब कई लोग हमसे कहते थे कि आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इनका टाइम ख़त्म हो गया है, बहुत पत्रकार साथी कहते थे, तो हमारी मित्रता उनके स्टारडम से नहीं, उन व्यक्ति से है। मेरा सौभाग्य है कि 66 वर्ष की आयु में भी जब उनके साथ के सभी कलाकार ढल चुके हैं, वो अब भी काम कर रहे हैं और उनका तेज ओजस्वी है। सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो 18 साल की लड़कियों के साथ स्क्रीन पर रोमांस कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा ना कि अब हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वह पीछे रह गई। लोगों ने कहा अमर सिंह जी आपका दुर्भाग्य है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गई। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर विधि के विधान में लिखा है कि हमारे साथ के लोग उनका उद्भव होगा, तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं अमर सिंह जी कि जिनके बारे में मीडिया भी जानता है, जो बड़े लोग भी हैं, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं बन पाए। शाहरुख खान एक है। अब देखिए, शाहरुख खान कलाकार हैं और मैं कलाकारों का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं बोलूँगा। और मेरे लिए तो यही बहुत सौभाग्य की बात है कि वो मेरा नाम लेते हैं। सिर्फ नाम नहीं लेते, मैंने देखा एक टीवी के शो में उन्होंने कहा कि अमर सिंह को जब देखता हूं तो उनकी आंखों में दरिंदगी नजर आती है। चलिए, शाहरुख खान उनके ऐसे व्यक्ति को मेरी आंखों में कुछ तो नजर आता है। ये अपने आप में कम उपलब्धि नहीं है कि लव मी, हेट मी, बट फॉर हेवन सेक डोंट इग्नोर मी। आपकी अदालत में आज हमने अमर सिंह को घेरने की कोशिश की। उनसे पूछा संजय दत्त के बारे में, ऐश्वर्या राय के बारे में। हमने अमर सिंह से सवाल पूछे अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी के बारे में। हमने अमर सिंह की सियासत की तह में जाने की कोशिश की। हमने अमर सिंह के डोनेशन पर सवाल पूछे, उनकी संपत्ति के बारे में पूछा। और अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज ओम थानवी के फैसले का। एक मंजे हुए राजनेता की तरह अमर सिंह जी ने सवालों के जवाब दिए और तीखे तीखे सवाल जो रजत शर्मा जी ने पूछे, बड़े चतुराई से दाएं बाएं कर गए। असल में मनोरंजन के लोगों के साथ रहते हुए थोड़ा स्वभाव में इनके ये चीज़ आई है कि चीज़ों को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना लेना चाहिए। अदालत ये सलाह उनको देती है कि राजनीति में पहले से बहुत अंधेरा है
ऐसे समझौते न करें जिससे रोशनी की कोई किरण न बचती दिखाई दे। इस सलाह के साथ आप बरी। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह ने हर सवाल का तल्खी से जवाब दिया। अच्छी बात यह कि उन्होंने किसी भी सवाल पर नाराजगी जाहिर नहीं की। ये अमर सिंह का चरित्र है, अमर सिंह का कैरेक्टर है, इसी बात के लिए वो जाने जाते हैं। आपकी अदालत में अगले सप्ताह से एक बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, एक नया मुकदमा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।